नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियोज़ के अंदर जो आप लोगों का स्नेह और प्यार मिला उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आप यूं ही वीडियोज़ देखते रहिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखें। अपन ने पिछले जो पार्ट है उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में एक चौहान आते हैं, रणथंभौर के चौहान, और रणथंभौर के चौहान से भी एग्जाम में क्वेश्चन से पुटअप होते हैं। तो आज रणथंभौर के चौहानों को अपने पढ़ेंगे और ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो, आज जो चौहान पढ़ेंगे वो चौहान है अपने रणथंभौर के चौहान। कौन सी जगह चौहान है? रणथंभौर के चौहान। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बात करते हैं रणथंभौर के चौहान। देखो, रणथंभौर आपके जो पड़ता है सवाई माधोपुर में पड़ता है। रणथंभौर आपके कहाँ पे पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। और रणथंभौर की दुर्ग की जो बातें हैं वो अपन बाद में करेंगे। पहले रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना। रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1194 ईस्वी में। कब होगी? 1194 ईस्वी में। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? गोविंदराज। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, ये एग्जाम राजस्थान पुलिस 2003 में एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? गोविंदराज। या ये ऐसे कह सकते हैं इस चीज को कि रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है? गोविंदराज। अब बात आती है कि गोविंदराज कौन थे, तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र। तो पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र ही कौन था? आपके गोविंदराज। ध्यान से समझना, गोविंदराज की अपन बात करते हैं तो गोविंदराज जो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त कर दिया था और गजनी में अंधा करके उसकी क्या बना दी थी? समाधि बना दी थी। उसी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र को मोहम्मद गौरी ने गोविंदराज को क्या किया था? अजमेर का राज्य प्रदान कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद में उसी पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में आकर चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी थी। इसलिए रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? आपके गोविंदराज। देखो दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश की बात करते हैं तो रणथंभौर के चौहान वंश में एक प्रतापी शासक हुआ है। रणथंभौर के चौहान वंश में एक प्रतापी शासक हुआ है। उस प्रतापी शासक को अपन देखते हैं। उस प्रतापी शासक का नाम है हमीर देव चौहान। रणथंभौर के चौहान में एक प्रतापी शासक हुआ है। उस प्रतापी शासक का नाम है हमीर देव चौहान। ध्यान समझना, हमीर देव चौहान की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल रहता है 1282 से लेके 1301 ईस्वी। ध्यान समझना, रणथंभौर के चौहानों में एक प्रतापी शासक हुआ। उस प्रतापी शासक का नाम है आपके हमीर देव चौहान। 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। ध्यान से समझना, हमीर देव चौहान की बात करते हैं। हमीर देव चौहान ने अपनी पूरी जिंदगी में 17 युद्ध लड़े थे, उनमें से 16 में विजय प्राप्त करता है। कौन सा ये युद्ध हारेगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। इसी हमीर देव चौहान के बारे में प्रसिद्ध है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये हमीर देव चौहान अपने हट के लिए जाना जाता था। तो बात करते हैं कि रणथंभौर में एक प्रतापी शासक हुआ हमीर देव चौहान। तो बात आती है कि इस हमीर देव चौहान की जो है जानकारी किससे मिलती है? हमीर देव चौहान की जानकारी किससे मिलती है? तो हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है आपके ग्रंथों से। हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है आपके ग्रंथों से। और कौन कौन से ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है उन ग्रंथों का अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान समझना दोस्तों, पहला ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। पहला ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। इस हमीर महाकाव्य के रचनाकार है नयन चंद्र सूरी। इस हमीर महाकाव्य के रचनाकार है नयन चंद्र सूरी। तो एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, उसके रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी है। इससे जानकारी मिलती है किसकी? हमीर देव चौहान की। देखो दोस्तों, एक ग्रंथ है हमीर काव्य। एक ग्रंथ है आपके हमीर काव्य। इस ग्रंथ के रचनाकार है सारंगधर। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
सारंगधर। और इस ग्रंथ के अनुसार भी किसकी जानकारी मिलती है? आपके हमीरदेव चौहान की। आगे बात करते हैं तो एक ग्रंथ आता है हमीर राछाड़ा। एक ग्रंथ आता है हमीर राछाड़ा। इस हमीर राछाड़ा ग्रंथ के रचनाकार है राजरूप। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपके राजरूप। और इससे भी किसकी जानकारी मिलती है? आपके हमीरदेव चौहान की। आगे देखते हैं दोस्तों, एक ग्रंथ आता है आपके हमीर हट। एक ग्रंथ आता है आपके हमीर हट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और ये ग्रंथ है आपके, इसके रचनाकार जो हैं आपके चंद्रशेखर। इसके रचनाकार जो हैं आपके चंद्रशेखर। इसके अनुसार भी आपके हमीर के हट के बारे में और हमीरदेव चौहान के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं तो एक ग्रंथ आता है सुरजन चरित। एक ग्रंथ आता है सुरजन चरित। और इस सुरजन चरित ग्रंथ के अनुसार बात करते हैं हमीरदेव चौहान की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ के रचनाकार भी कौन है? आपके चंद्रशेखर। इस ग्रंथ के रचनाकार भी कौन है? आपके चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक ग्रंथ आता है आपके हमीर बंधन। एक ग्रंथ आता है आपके हमीर बंधन। और हमीर बंधन नामक ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं अमृत कैलाश। इसके रचनाकार कौन है? आपके अमृत कैलाश। और इस ग्रंथ के अनुसार भी किसकी जानकारी मिलती है? आपके हमीरदेव चौहान की। एक ग्रंथ आता है दोस्तों हमीर रासो। एक ग्रंथ आता है आपके हमीर रासो। ये जो हमीर रासो है ये 13वीं शताब्दी, कौन शताब्दी में लिखा गया? 13वीं शताब्दी। ध्यान समझना, इस हमीर रासो 13वीं शताब्दी के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार है सारंगधर। वो रचनाकार कौन है? सारंगधर। और एक ग्रंथ है आपके हमीर रासो। हमीर रासो 18वीं शताब्दी। एक ग्रंथ है आपके हमीर रासो 18वीं शताब्दी। और इसके रचनाकार है जोधराज। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोधराज। इन सभी ग्रंथों से हमीरदेव चौहान की क्या मिलती है? आपके जानकारी मिलती है। देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको रणथंभौर के चौहान वंश के अंदर एक प्रतापी शासक हुआ। उस प्रतापी शासक का नाम है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान का जो कार्यकाल है 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। हमीरदेव चौहान जो है उनकी जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? आपके ग्रंथों से। और ग्रंथ कौन कौन से हैं वो अभी अपन ने देखे। पहला हमीर महाकाव्य, रचनाकार इसके नयन चंद्र सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दूसरा है हमीर काव्य, इसके रचनाकार है सारंगधर। तीसरा ग्रंथ है हमीर राछाड़ा, इसके रचनाकार कौन है? आपके राजरूप। चौथा ग्रंथ बात करते हैं हमीर हट। अपने हट के लिए जाना भी जाता है हमीरदेव चौहान, आगे पढ़ेंगे अपने। तो इसके रचनाकार कौन है? आपके चंद्रशेखर। अगला ग्रंथ है सुरजन चरित और इसके रचनाकार कौन है? चंद्रशेखर। अगले जो ग्रंथ की बात करते हैं अपने, तो अगला ग्रंथ है हमीर बंधन और इसके रचनाकार कौन है? आपके अमृत कैलाश। अगले ग्रंथ की बात करते हैं हमीर रासो 13वीं शताब्दी, रचनाकार है सारंगधर। और एक है हमीर रासो 18वीं शताब्दी, रचनाकार है जोधराज। देखो दोस्तों, बहुत सारी किताबों में सारंगधर और जोधराज को एक ही लिखा हुआ है, एक ही ग्रंथ लिखा हुआ है हमीर रासो और उसके रचनाकार सारंगधर या जोधराज। मैंने आपको स्पष्ट करके बता दिया है ये अलग अलग है। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया है जबकि ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया है। दोनों व्यक्ति अलग अलग है, एक नहीं है। इसके आगे क्या होता है देखते हैं दोस्तों। सामने देखना एक बार, हमीरदेव चौहान की बात करते हैं तो हमीरदेव चौहान के समकालीन, ध्यान समझना दोस्तों, हमीरदेव चौहान के समकालीन बात करते हैं दिल्ली की। बात करते हैं कहाँ की? दिल्ली की। दिल्ली में एक शासक था, उस शासक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। एक शासक था दिल्ली में, उस शासक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान समझना दोस्तों, इस जलालुद्दीन खिलजी का भारत में जो कार्यकाल रहता है वो 1290 से लेके 96 ईस्वी तक। कौन था जलालुद्दीन खिलजी? तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले एक बात करते हैं सल्तनत काल की, जो मैंने पिछले क्लासेस के लेक्चर में बताया भी था। सल्तनत काल में सबसे पहले एक वंश आता है गुलाम वंश, 1206 से लेकर 90 तक। उस गुलाम वंश को 1290 में समाप्त करके 1290 में खिलजी वंश की नींव रखने वाले थे जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश की स्थापना करी थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो भारत में खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के शासक रहे ये 1290 से लेके 96 तक। इस जलालुद्दीन खिलजी ने, ध्यान समझना दोस्तों, इस जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर, किस पर? हमीर पर
2 बार आक्रमण किया, हमीर पर 2 बार आक्रमण किया। ये हमीरदेव चौहान पर क्या करता है, 2 बार क्या करता है, आक्रमण करता है और यह दोनों ही बार असफल रहा। यह दोनों ही बार असफल रहा। यह दोनों ही बार क्या रहता है, असफल रहता है। यह दोनों ही बार क्या रहा था साहब, असफल रहा। तो देखो कोई आदमी काम करता है, बार बार प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जैसे एक लोमड़ी की कहानी थी, अगर आपने सुनी भी होगी, तो वह जो ग्रेप्स अंगूर का पेड़ होता है उसके ऊपर बार बार झपट्टा मारती है, लेकिन अंगूर प्राप्त नहीं कर पाती। तो उसने एक बात की, उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। उसके द्वारा क्या बात निकल गई कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं। वैसा ही सीन यहाँ पे हुआ जब जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर बार बार 2 बार क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। दोनों ही बार क्या हो गया, असफल हो गया। तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने एक कथन बोला। एक क्या बोला था, कथन बोला था। कौन से दुर्ग के लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए। कौन से दुर्ग के लिए बोलेगा, रणथंभौर दुर्ग के लिए बोलता है। और वो कथन क्या है देखना दोस्तों, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर, मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है, आपके रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है। और रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान या रणथंभौर दुर्ग के ऊपर 2 बार आक्रमण किए और दोनों ही बार क्या रहता है, ये असफल रहता है। इस वजह से इसने क्या किया, एक कथन बोला इस दुर्ग के लिए। और कथन क्या था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आगे देखो इसके साथ क्या होता है, ध्यान समझना। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे व दामाद, इसके भतीजे व दामाद एके ने कड़ा इलाहाबाद में कर दी, कड़ा इलाहाबाद में कर दी। ध्यान समझना, इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। आगे क्लासेस जब डिस्कस करेंगे मैं एके ही लिखूंगा, इसको पूरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो यह जो अलाउद्दीन खिलजी है ये क्या था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी है और क्या है, इसका दामाद भी है। और ध्यान रखना ये अलाउद्दीन खिलजी इस टाइम पे कड़ा इलाहाबाद का क्या था, सूबेदार था। तो वहीं पर क्या कर देता है, यह जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और भारत में एक शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी फिर राजा बनता है 1296 में। और 1316 ईस्वी तक क्या रहेगा, ये भारत का सुल्तान रहेगा, भारत का शासक रहेगा। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। एक बार इसको अपन रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान की बात करते हैं तो रणथंभौर पड़ता है आपके सवाई माधोपुर में। रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, गोविंदराज। कौन था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था साहब। कब करी स्थापना, स्थापना की थी 1194 ईस्वी में। फिर रणथंभौर में एक प्रतापी शासक हुआ है, उस प्रतापी शासक का नाम क्या है आपके, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो है आपके 1282 से लेके 1301 ईस्वी तक क्या रहते हैं साहब, शासक रहते हैं। तो हमीरदेव चौहान प्रतापी शासक हुआ है और शासक हुआ यह है रणथंभौर में। इस बात की जानकारी किससे मिलती है, तो इस बात की जो जानकारी है वो ग्रंथों से मिलती है। और खूब सारे ग्रंथ है जिससे किसकी जानकारी मिलती है, हमीरदेव चौहान की जानकारी मिलती है। वो ग्रंथ मैंने आपको लिखा है। जैसे पहला ग्रंथ हमीर महाकाव्य, रचनाकार इसके नयन चंद्र सूरी हैं। दूसरा हमीर काव्य, रचनाकार इसके सारंगधर है। तीसरा आपके हमीर राछाड़ा, रचनाकार इसके राजरूप हैं। चौथे ग्रंथ की बात करते हैं हमीर हट, रचनाकार इसके चंद्रशेखर हैं। पांचवें ग्रंथ की बात करते हैं सुरजन चरित और रचनाकार इसके कौन हैं, चंद्रशेखर। छठवां ग्रंथ बताया मैंने हमीर बंधन, रचनाकार कौन है इसके, अमृत कैलाश। एक ग्रंथ है सातवां हमीर रासो 13वीं शताब्दी, रचनाकार सारंगधर। और हमीर रासो 18वीं शताब्दी, रचनाकार है जोधराज। इन सभी ग्रंथों से किसकी जानकारी मिलती है साहब, हमीरदेव चौहान की। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अपन ने बात करी कि हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं, यह 1290 में क्या करता है, भारत में खिलजी वंश की स्थापना करता है और 1290 से 96 तक क्या रहता है, ये भारत का शासक रहता है। इसने हमीर पर कितनी बार आक्रमण किया था, 2 बार आक्रमण किया और दोनों ही बार ये क्या रहता है, असफल रहता है। इस वजह से इसने रणथंबोर दुर्ग के बारे में एक कथन कहा था, और वो कथन क्या है दोस्तों, कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और बाद में इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे व दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी, और अलाउद्दीन खिलजी ही फिर भारत का क्या बनता है, शासक बनता है 1296 से लेकर 1316 तक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमीरदेव चौहान के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से समझना। देखो, एक जगह पड़ती है आपके रणथंबोर, जो अपन पढ़ रहे हैं, एक जगह पड़ती है रणथंबोर, ध्यान समझना। बात करते हैं रणथंबोर की, तो रणथंबोर के अंदर आपके एक शासक पड़ते हैं, और रणथंबोर में शासक का नाम क्या है, आपकी हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 1282 से लेके 1301 ईस्वी तक। फिर मैंने आपको बताया कि अब इसके समकालीन एक शासक है, ध्यान समझना। और वो शासक है दिल्ली के, वो शासक कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, और उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और मैंने आपको बताया था इसका कार्यकाल जो है आपके 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। देखो, ध्यान समझने की कोशिश करना, ध्यान समझेंगे इसको। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या करेगा, हमीर पर आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, हमीर पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और हमीर पर जो आक्रमण करता है उसके कारण, किस कारण करता है भाई, उसके कारण क्या है भाई, अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करता है। और आक्रमण के कारणों की बात करते हैं कि किस कारण से यह आक्रमण करेगा, किसके ऊपर, आपके हमीरदेव चौहान के ऊपर। तो ध्यान से समझते हैं पहला कारण। देखो, पहला कारण जो बताया गया है वो कारण ये है कि आपके अलाउद्दीन खिलजी यानी एके की साम्राज्यवादी नीति, ध्यान समझना कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसलिए इसने क्या कर दिया, हमीरदेव चौहान के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पहला कारण ये बताया गया है। दूसरा कारण देखते हैं, हमीरदेव चौहान ने कर देने से कर का टैक्स की बात कर रहा हूं, कर देने से मना कर दिया। इसलिए एके ने आक्रमण कर दिया कि हमीरदेव चौहान ने टैक्स कर देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसलिए क्या कर दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब इसके बाद में एक बार बात करते हैं अपन, तो तीसरी बात करते हैं, तीसरा कारण देखते हैं अपने। तीसरा कारण क्या रहा, तीसरा कारण है कि भाई जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हैं उसकी हत्या करी थी किसने, हमीरदेव चौहान ने। उसकी पराजय हुई थी, हत्या क्या, पराजय हुई थी उसकी। और जो पराजय होती है, पराजय के दौरान जब 2 बार उसको पराजित करता है हमीरदेव चौहान, तो उसका बदला लेना चाहता है। तो तीसरा कारण देखना कि आपके अलाउद्दीन खिलजी एके, इंपॉर्टेंट है, एके अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। एके अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। देखो, आप एक बार शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति,
हमीरदेव चौहान ने कर देने से मना कर दिया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। और तीसरा कारण, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा के पराजय का बदला लेना चाहता था। तो नॉर्मली देखते हैं तो ये तीनों ही कारण इतने इफेक्टिव नहीं है, इतने प्रभावी नहीं है। कारण तो है लेकिन इतने प्रभावी नहीं है कि किसके ऊपर आक्रमण किया जा सके, हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण किया जा सके। ध्यान से देखना दोस्तों, चौथा जो कारण है वेरी 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 मोस्ट कारण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और एग्जाम में पूछा गया भी है लेटेस्ट भी। तो ये चौथा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस कारण की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, हमीरदेव चौहान के ऊपर क्या किया था साहब, आक्रमण किया था। बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इस कारण को ध्यान से समझना है। देखो अलाउद्दीन, देखो हमीरदेव चौहान की बात करते हैं। हमीरदेव ने एक मंगोल विद्रोही मीर महमूद शाह, ध्यान समझना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोल विद्रोही मीर महमूद शाह को शरण दे रखी थी तथा लौटाने से इनकार कर दिया, लौटाने से क्या कर दिया साहब, इनकार कर दिया। ध्यान समझना, 4 कारण बताए हैं, चौथे कारण को अपन डिटेल में देखेंगे भी, अभी देखेंगे क्या माजरा है, क्या ऐसा कारण हुआ जिस वजह से ये आक्रमण करता है। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान समझना। मैंने आपको बताया रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है, दिल्ली आपके भारत की कैपिटल है, ये आपको सबको पता है। रणथंभौर के अंदर शासक है हमीरदेव चौहान, जो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक क्या रहते हैं, आपके शासक रहते हैं। इसके समकालीन दिल्ली में आपके शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो आपके राजा रहता है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ध्यान समझना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, हमीर पे आक्रमण किया था। आक्रमण अब आगे अपन देखेंगे, ये आक्रमण करता क्यों है, क्या कारण थे कि इसने हमीर पे आक्रमण किया। तो इसके 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण बताया गया है, हमीरदेव चौहान ने टैक्स कर देने से मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था, तो इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, हमीरदेव चौहान के ऊपर। और चौथा अति महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी था, यह पटवार 2015 प्री में पूछा भी गया था कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को शरण दे रखी थी। ऑप्शन में आपके साफ साफ लिखा हुआ था मीर महमूद शाह। तो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही जो मीर महमूद शाह है, इसको शरण दे रखी थी किसने, हमीरदेव चौहान ने। और जब इसको मांगा अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से, तो इसने क्या कर दिया, लौटाने से भी क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसको अपन अभी देखेंगे आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों, अपन ने अब चौथा कारण जो है महत्वपूर्ण, मैंने आपको अभी बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही को शरण दे रखी थी। मैटर क्या हुआ था उसको ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। देखो अपने एक जगह पड़ती है दिल्ली, एक है आपके मंगोल, बफर स्टेट है ये, ठीक है। बफर स्टेट जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसका डिस्कस भी करेंगे। और एक जगह पड़ती है आपके रणथंभौर, ध्यान समझना। दिल्ली में शासक है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल का व्यक्ति कौन था, मीर महमूद शाह, मंगोल का कौन था, मीर महमूद शाह। ध्यान समझना, ये दिल्ली में ही था, मीर महमूद शाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और इसी कारण ये कर्मकांड होता है। देखते हैं इसको, ध्यान समझना। रणथंभौर में कौन है आपके, हमीरदेव चौहान, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है हमीरदेव चौहान। ध्यान से समझना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको ध्यान से आपको समझना है। ध्यान से देखना, ये जो मीर महमूद शाह है इसकी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी साहब, अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था चिमना या चिल्मा बेगम, चिमना या चिल्मा बेगम। देखो दोस्तों ध्यान समझना, ये कोई मुस्लिम बेगम नहीं है, ये जो पत्नी थी ये मराठा बेगम थी। ये कौन सी बेगम थी, मराठा थी साहब, ये क्या थी, मराठा बेगम। ध्यान समझना,
अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था चिमना बेगम या चिल्मा बेगम, जो कि एक क्या थी, मराठा बेगम। ध्यान समझना, इस चिमना बेगम और मीर महमूद शाह का आपस में क्या था साहब, प्रेम प्रसंग। ध्यान समझना, इस चिमना बेगम और आपके मीर महमूद शाह का आपस में क्या था, प्रेम प्रसंग। और ये जो प्रेम प्रसंग है, इस बात की जो जानकारी मिलती है, ध्यान समझना, इस बात की जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हमीर हट से। इसकी जो जानकारी मिलती है वो जानकारी किससे मिलती है, आपके हमीर हट से। और मैंने अभी आपको बताया था इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, आपके चंद्रशेखर। ध्यान समझना, इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। मीर महमूद शाह चिमना बेगम आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इस बात का पता चलता है किसके, आपके अलाउद्दीन खिलजी को। इस बात का पता चल गया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मीर महमूद शाह को अपने पास बुलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने मीर महमूद शाह को अपने पास बुलाया और मीर महमूद शाह को बोलता है कि देख मीर महमूद शाह, तुझे जो चाहिए तू ले, मेरी इतनी सारी रानियां हैं, तुझे कोई दूसरी रानी चाहिए तो वो तू रख ले, लेकिन मेरी चिमनी को मत बुझा। मेरी चिमनी को क्या मत कर, तू मत बुझा। मेरी चिलम या चिमनी को क्या करे, इसको बुझा मत, तू इसको क्या कर दे, बख्श दे। और बहुत सारी रानियां हैं, इसका क्या करेगा भाई, ये कोई स्पेशल तो है नहीं। तो एक बार तो मीर महमूद शाह ने इसे गर्दन हिला दी कि हाँ ठीक है महाराज, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ताकतवर था और अलग टाइप का इंसान था ये। तो मीर महमूद शाह ने एक बार गर्दन हिला दी। लेकिन मीर महमूद शाह साहब सब जानते हैं लव इज ब्लाइंड, तो ये तो आशिक था पूरा। तो इसने क्या किया, मीर महमूद शाह अब तैयारी करने लगा चिमना बेगम को यहाँ से भगाने की। साहब मीर महमूद शाह तैयारी करने लगा किसको, यहाँ से चिमना बेगम को भगाने की। अब जब चिमना बेगम को भगाने की यहाँ से तैयारी कर रहा है तो इसने रात की ट्रेन की टिकट करवाई होगी। भाई वर्तमान की बात करते हैं तो ट्रेन की टिकट करवा दी इसने। भाई रात को भागने की तैयारी की थी कि भाई सुबह 4 बजे क्या है, ट्रेन है, निकलेंगे सुबह 4 बजे। लेकिन साहब ये भी तगड़ा खिलाड़ी था, ये भी कमज़ोर आदमी नहीं था। इसको रात को 11-12 बजे पता चल गया साहब, इसको रात को ही पता चल गया कि ये तो यहाँ से रफू चक्कर होने में, निकलने में है साहब। तो जब इसको पता चला तो इसने भी देखा कि आज कोई बात नहीं है, इनको भगने दो, इनको मैं ऑन द स्पॉट ही पकड़ता हूँ, इनको मैं लाइव पकड़ूंगा भागते हुए। बाद में बात करते हैं किससे, मीर महमूद शाह से। तो साहब ये 11 बजे आपके लगभग रात को इसको पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को कि ये भागेंगे। लेकिन मीर महमूद शाह को भी पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी ये बात जान चुका है साहब। तो इसने तो ना 3 बजे का वेट किया ना 4 बजे का वेट किया, ये तो सीधा साहब 2 बजे ही निकल लिया यहाँ से। ये तो क्या करता है, रातों रात ही निकल लिया और कहाँ चला गया साहब, हमीर देव चौहान की शरण में चला गया। ये कहाँ चला गया, हमीर देव चौहान की शरण में चला गया। ये भाग जाता है किसकी शरण में, हमीर देव चौहान की शरण में। और चौहान है राजपूत है, तो राजपूतों का तो एक सिस्टम ही है भाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सीधी सी बात है। और हमीर देव चौहान अच्छे से जानता है, इसने वचन दे दिया इसकी रक्षा का। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आगे देखेंगे, इनको समझाने के लिए भेजता है हमीर देव चौहान को, तो हमीर देव चौहान इसको लौटाने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। हमीर देव चौहान ने क्या कर दिया, लौटाने से इनकार कर दिया। ये वो जो चौथा कारण मैंने आपको बताया है, ये जो चतुर्थ कारण, 4th नंबर का जो कारण है, रीजन है, वो आपके सामने है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, इसको मैं ध्यान समझना। इसको दिल्ली के शासक है अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति था मीर महमूद शाह जो मंगोल का था, और एक व्यक्ति है हमीर देव चौहान जो कहाँ के शासक हैं, रणथंबोर के शासक है। दोस्तों इस अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम है चिमना बेगम या चिल्मा बेगम, जो कि क्या थी, मराठा बेगम थी। और इसका प्रेम प्रसंग था आपके मीर महमूद शाह से। और मीर महमूद शाह जो प्रेम प्रसंग था, इसकी जानकारी मिलती है हमीर हट से। और मीर महमूद शाह इस प्रेम प्रसंग और इस पूरे कर्मकांड की जानकारी हमीर हट से है। मीर महमूद शाह के बारे में जब पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो पता चलेगा तो मीर महमूद शाह किसकी शरण में चला गया, आपके हमीर देव चौहान की शरण में चला गया था। और जब हमीर देव चौहान की शरण में चला जाता है तो हमीर देव चौहान इसको लौटाने से क्या कर देता है दोस्तों, इनकार कर देता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी अपन ने देखा कि ये आक्रमण करेगा और आक्रमण के कारण बताए हैं। तो आक्रमण करने से पहले ये एक बार समझाने भेजता है किसको, अपने 2 सेनापतियों को। तो वो देखते हैं कैसे समझाने जाते हैं। तो आपको मैंने बताया एक आपके कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। आपके व्यक्ति कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति भेजे थे साहब। अलाउद्दीन खिलजी जो आपके ये सेनापति भेजता है, और सेनापति जो भेजे, एक सेनापति है उलुखा। एक सेनापति कौन था, उलुखा। ध्यान समझना दोस्तों। और दूसरा सेनापति है आपके नुसरत का। दूसरा सेनापति कौन है, नुसरत का। ध्यान समझना।
इसने दो सेनापति तैयार किए, एक किया उलुग खां और दूसरा किया नुसरत खां। इधर से आपके वही रणथंभौर के अंदर कौन है, हमीर देव चौहान। आपके रणथंभौर में कौन है, आपके हमीर देव चौहान। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है। क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको स्पष्ट करके भी बता भी दूंगा। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है उलुग खां और नुसरत खां। हमीर देव चौहान के सेनापति अभी आएंगे, लेकिन उनको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान समझना, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को समझाने के लिए दो सेनापति भेजे, एक उलुग खां और दूसरा नुसरत खां। और इन दोनों ने, एक नदी है अपने बनास नदी, एक नदी है अपने बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बनास नदी के किनारे डेरा डाला। इन दोनों ने क्या कर दिया, बनास नदी के किनारे डेरा डाला था। इन्होंने डेरा कहां पे डाल लिया, बनास नदी के किनारे डेरा डाला। अब ये समझाने जा रहे हैं किसको, हमीर देव चौहान को। देखो ध्यान समझना दोस्तों, एक राजा के, एक शासक के सेनापति एक शासक को समझाने जा रहे हैं। इस बात को हमीर देव चौहान ने अपना अपमान समझा। साहब, इसने, हमीर देव चौहान क्या समझता है, इस बात को अपना अपमान समझता है। और हमीर देव चौहान ने जब इसको अपना अपमान समझा तो हमीर देव चौहान ने भी नियुक्ति कर दी किसकी, सेनापतियों की। हमीर देव चौहान भी क्या करता है, सेनापति नियुक्त करता है। और सेनापति कितने नियुक्त करता है, दो सेनापति नियुक्त करता है। पहले का नाम है धर्म सिंह, पहले का नाम है धर्म सिंह और दूसरे का नाम है आपके भीम सिंह। दूसरे का नाम क्या है, आपके भीम सिंह। ध्यान समझना, आपके उलुग खां और नुसरत खां समझाने जा रहे हैं हमीर देव चौहान को, बनास नदी के किनारे डेरा डालते हैं। जब ये दोनों समझाने जा रहे हैं हमीर देव चौहान को, तो हमीर देव चौहान इस बात को अपना अपमान समझता है। और हमीर देव चौहान ने भी इनसे मुलाकात करने के लिए अपने दो सेनापति नियुक्त किए, पहला धर्म सिंह और दूसरा भीम सिंह। इन लोगों की आपस में मुलाकात होती है और जब मुलाकात होती है तो सैनिक ठहरे, सेनापति ठहरे। इतना ही दिमाग था साहब, अब इतना ही दिमाग था तो ये क्या करते हैं, वहीं पे लड़ने लगे, वहीं पे क्या करने लगे, लड़ने लगे। और जब युद्ध हुआ तो वहीं पे नीचे वाले दोनों मारे गए साहब, नीचे वाले दोनों मारे गए। और ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध है हिंदुवल घाटी का युद्ध। ये कौन सा युद्ध लड़ा गया, हिंदुवल घाटी का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया हिंदुवल घाटी का। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये कब की बातें हैं, 1299 ईस्वी की। कब की बात है ये, 1299 ईस्वी की। 1299 ईस्वी में दो सेनापति नियुक्त किए गए थे, उलुग खां और नुसरत खां। समझाने गए थे हमीर देव चौहान को। हमीर देव चौहान ने इस बात को अपना अपमान समझा तो उसने भी दो सेनापति नियुक्त किए, धर्म सिंह और भीम सिंह। युद्ध हुआ हिंदुवल घाटी का। युद्ध में नीचे वाले दोनों मारे गए। ध्यान से समझना, यहां से बिगुल बच चुका है रणथंभौर के खिलाफ अभियान का, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ध्यान समझना, आपके सेकंड ग्रेड के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इतिहास के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हिंदुवल घाटी युद्ध के दौरान मुस्लिम सेना का नेतृत्व किसने किया था। एक क्वेश्चन ये था, ऑप्शन में दोनों ये थे, दो ऑप्शन और थे। दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया, उसमें भी क्या दिया, ये सेम क्वेश्चन था, हिंदुवल घाटी युद्ध के दौरान आपके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ध्यान समझना, एक में आंसर माना गया था उलुग खां, एक में आंसर माना गया था उलुग खां और एक एग्जाम में आंसर माना गया था नुसरत खां। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जो ऑथेंटिक आंसर है उसका क्या है, उलुग खां है। इस युद्ध के दौरान मुस्लिम सेना के नेतृत्वकर्ता कौन थे, उलुग खां, क्योंकि नुसरत खां तो इस युद्ध के दौरान मारा गया था। तो इस युद्ध के दौरान मुस्लिम सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है, आपके उलुग खां है। तो हिंदुवल घाटी युद्ध में मुस्लिम सेना का नेतृत्व किसने किया था, उलुग खां ने किया था। थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, हमीर देव चौहान की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे युद्ध के बारे में भी, लेकिन मैं आपको नोट डाल के बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। हमीर देव चौहान ने अपनी पूरी जिंदगी में 17 युद्ध किए थे, 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। देखो ध्यान समझना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि 17-16 युद्धों में विजय प्राप्त किसने की थी। तो अलग अलग शासक हैं, जैसे 52 युद्धों का विजेता आपके मालदेव को कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं, मालदेव को कहते हैं। 64 युद्धों का विजेता एक शासक है। देखो 52 युद्धों का विजेता 52 युद्धों का विजेता
52 युद्धों का विजेता आपके मालदेव। 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं? मालदेव को। मारवाड़ के शासक थे। एक आता आपके 64 युद्धों का विजेता। 64 युद्धों का विजेता। 64 युद्धों के विजेता की बात करते हैं तो एक शासक हुआ था आपके आमेर के अंदर, उस शासक का नाम है पजवन। पजवन को 64 युद्धों का विजेता कहते हैं। आपके एक इतिहास में क्वेश्चन पूछता है 100 युद्धों का विजेता। इतिहास में क्या पूछता है? 100 युद्धों का विजेता। तो 100 युद्धों के विजेता की बात करते हैं तो 100 युद्धों का विजेता कौन कहलाता है? आपके समुद्रगुप्त। 100 युद्धों का विजेता कौन कहलाता है? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार वी स्मिथ ने भारतीय शासक गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को क्या कहा था? नेपोलियन कहा था भारत का। ध्यान समझना, ये अलग अलग युद्धों के विजेता हैं। एक बार आप इसको ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान ने अपनी पूरी जिंदगी में 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 युद्धों में क्या करी थी? विजय प्राप्त करी थी। 16 युद्धों का विजेता हमीरदेव चौहान है, 52 युद्धों का विजेता मालदेव है, 64 युद्धों का विजेता पचमन है और 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त है। आगे अपन देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों, आगे अपन देखते हैं। आज अपन ने थोड़ा बहुत हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा है, रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा है। तो आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हमीरदेव चौहान को और आगे बढ़ाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाइए ताकि आपको जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस डेली मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।